मैं थोड़े संक्षेप में कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं, कोई विवादित बात नहीं करूंगा। समझ लीजिए कि मेरे पास कुछ संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है। मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं या ईसाई हूं या सिख हूं, मैं उसको चैरिटी में देना चाहता हूं, तो कौन उसको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और इतिहास में ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि देयर वाज अ राइट ऑफ नॉन मुस्लिम्स आल्सो टू मेक अ वक्फ। और 1954 में और 1995 में जो प्रावधान लाया गया, उसमें यह लिखा गया कि केवल मुसलमानों को वक्फ बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता, प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। और 2013 में जो संशोधन लाया गया, ये जो रोक थी वह खत्म हो गई। अब ये जो 2024 का अभी कानून बना है, उसमें वापस ये कहा गया कि केवल मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं। वो तो अलग बात है, मैं केवल छोटी सी बात रखना चाहता हूं। मैं एज फार एज द 17th century, and I'll give you a judgment of the Madras High Court, which observed that it is common for the Hindu zamindars to have Muslims in their territories to make Muslim endowments. Similarly, in Arur Singh versus Badr Deen, Lahore High Court upheld the right of a Hindu to make waqf of his property for a Muslim graveyard. After independence, Nagpur High Court upheld the right of a non-Muslim to create waqf. और हमारे प्रधानमंत्री जी, इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, हमेशा कहते हैं वन नेशन वन लॉ। तो अगर वन नेशन वन लॉ होना है, तो बताइए भाई साहब कि ये केवल कहना कि मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं, ये किस किस्म का लॉ है? ये किस किस्म का लॉ है? और ये भी कहना कि मुसलमान को पहले 5 साल मुसलमान बने, फिर तय करना होगा कि तुम वक्फ दे सकते हो कि नहीं। अरे भाई, प्रॉपर्टी मेरी, मालकियत मेरी, चैरिटी में मैं देना चाहता हूं, आप कौन होते हो कहने को नहीं दे सकते? ये कौन सा कानून है? ये छोटी सी बात है, ये कौन सा कानून है? मैं हिंदू हूं, हिंदू होकर भी मैं दे सकता हूं। ये तो मेरी मर्जी है ना, प्रॉपर्टी तो मेरी है, आपका तो कोई हक नहीं। तो पहली बात तो ये कि ये आपने प्रावधान रखा क्यों? अगर आप वन लॉ वन नेशन वन लॉ की बात करते हो कि सारे धर्मों पे लागू करो, कोई भी दे सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात, एक नड्डा साहब ने बड़ी अच्छी कही कि देखिए ये कितनी एकर्स प्रॉपर्टी औकाफ की है, वक्फ की है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि देयर आर 32 वक्फ बोर्ड्स in this country in different states merely supervise administration of waqf properties in their respective states. But please note kar lijiye Nada ji, total area of Hindu religious institutions in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana respectively is 4,47,000 in Tamil Nadu, 4,65,000 in Andhra, 87,000 in Telangana, 723 acres with Tirumala Tirupati Devasthanam, and thus it comes to 10 lakh acres only in 4 states. And आप कहते हैं कि देखिए औकाफ में 8 लाख एकड़ है। अरे भैया, आपके हिंदू टेम्पल्स में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हो? वहां आप क्या कर रहे हो? बाकी स्टेट्स में देखो ना। अच्छा, और ये नहीं कि हर धर्म में सुधार नहीं होना चाहिए, उतार होना चाहिए, मैं आपके साथ सहमत हूं। हिंदू धर्म में भी सुधार लाना चाहिए, लाना चाहिए ना, हिंदू धर्म भी सुधार लाना चाहिए। अंडर हिंदू धर्म, एक मिनट, हिंदू धर्म, मैंने आज तक किसी को टोका नहीं, मैं केवल छोटी सी बात रख रहा हूं आपके सामने। हिंदू धर्म में भी सुधार होना चाहिए। अब हिंदू धर्म के अंतर्गत अगर कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, तो वह अपने बेटों को दे सकता है, बेटी को नहीं दे सकता। कहता है मैं नहीं दूंगा अपनी बेटी को। इस्लाम में भी है कि भाई को ज्यादा मिलेगा और बेटी को कम मिलेगा, इस्लाम में भी यह है। वहां वक्त से द्वारा सुधार हो सकता है, यहां कोई सुधार नहीं हो सकता।
तो आप अगर महिलाओं की बात करते हो तो एक कानून लाओ कि हिंदू लॉ में कोई अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी केवल बेटों को नहीं दे सकता, वहां महिलाओं का हक होना चाहिए। वक्फ जो दान की जमीन और पुण्य के लिए, परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए वक्फ बनाया गया है। वक्फ के बोर्ड में आज जो लोग कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट में ये जो अमेंडमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये किस आधार पे कह सकते हैं? 1995 में वक्फ एक्ट आया, मतलब उससे पहले से चल रहा था। 1995 एक्ट के अंतर्गत अभी हम चल रहे हैं। 1995 के बाद अब याद करिए 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ। उससे पहले 1954 में, 1959 में, 1964 में, 1969 में और 1984 में अमेंडमेंट्स या संशोधन हुए हैं। अगर वो सारे संशोधन ठीक थे तो आज ये संशोधन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकते हैं? मैं छोटे से एक विषय को रखना चाहता हूं। आज आप देखिए, सच्चर कमेटी ने 2006 के अपने रिपोर्ट में कहा था, सच्चर कमेटी ने कहा था कि उस समय 2006 में वक्फ के पास 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी थी। उस 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी से मात्र वक्फ की जो कमाई हो रही थी वो उस समय 163 करोड़ की थी। मगर सच्चर कमेटी ने कहा यदि सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया होता, सही तरीके से लीज दिया गया होता, फेयर मार्केट प्राइस के आधार पर किया गया होता तो 12,000 करोड़ की आमदनी होती, 12,000 करोड़ की, 10% का रिटर्न मिलता। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बढ़ करके हमारे समय 8.72 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बनी। मतलब 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ तक की आमदनी होनी चाहिए, मगर आमदनी हुई कितनी? 2019 से 2021 के बीच में 166 करोड़ और 2025 में आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया लीज रिकॉर्ड 0 और आमदनी 9.92 करोड़ रुपए मात्र। उस समय 2006 में 162 करोड़ और जब ये डिबेट हो रहा है तो 9.92 करोड़। प्रॉपर्टी डबल हो गई मगर पैसे घट गए। कहां गए वो पैसे, किसके जेब में गए वो पैसे? यदि ये पारदर्शिता। वैसे सभापति महोदय, मुझे एक बात में संशय है, मुझे लगता है उत्तर प्रतिपक्ष वाले ही दे पाएंगे। आज बड़ी चर्चा हुई है, आज चर्चा में कहा गया कि सबसे ज्यादा जमीन 3 ऐसे शख्सियत है उनके पास है, रेलवे के पास, आर्मी के पास, वो देश की जमीन है, और उसके पास वक्फ बोर्ड की जमीन है। मगर मुझे इसमें संशय है, मुझे लगता है तीसरे नंबर की जमीन तो किसी परिवार के बोर्ड के पास है। अगर सही से देखा जाए, आप ध्यान से देखिए, एक परिवार का बोर्ड है, अरे है एक परिवार का बोर्ड, उसके पास हो सकता है इससे अधिक जमीन निकले। सभापति महोदय, घंटी तो उनकी बजनी चाहिए, आप हमारी मत बजाइए। सभापति महोदय, मैं आपको, आप, अरे मैं किस परिवार के बारे में बोल रहा हूँ, आप क्यों विचलित हो रहे हैं? वो उधर हैं, उधर हैं। अब आप चिंता मत करें, उधर हैं, आपको नहीं। हाँ, उधर उधर उधर, आप भी जानते हैं किधर हैं।